हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में मनुष्य में भ्रूणीय विकास यानी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देख चुके हैं, ठीक। और उसमें फार्मेशन ऑफ मारुला और फार्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन या फिर भ्रूण का रोपण, ठीक। और उसके बाद फिर दूसरी सप्ताह का विकास और तीसरी सप्ताह का विकास या फिर गैस्ट्रुलेशन या फिर उसे हिंदी में कहते हैं गैस्ट्रुला भवन। ओके, और यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अब आता है अगली हेडिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग विकास। ओके, तो चलिए अपने स्लाइड पर आते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर दिखेगा और वॉइस आवाज़ सुनाई देगी। ओके, और उस आवाज़ को एकदम पूरे कंसंट्रेट के साथ सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना बगल से उड़ जाएगा। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर अंग विकास। गैस्ट्रुला भवन से भ्रूण की लंब अक्ष तथा द्विपार्श्वीय सममित की स्थापना हो जाती है तथा प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की स्थापना से भ्रूण में अंग विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ओके, मेसोडर्मी कोशिकाएं चारों ओर जननिक बिंब से आगे बढ़कर बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म से मिल जाती हैं। फिगर में देखिए, मेसोडर्मिक कोशिकाएं चारों ओर, देखिए यही है मेसोडर्मिक कोशिकाएं। ओके, यही मेसोडर्मिक कोशिकाएं चारों ओर जननिक बिंब या जर्मिनल डिस्क, ठीक, जननिक बिंब या जर्मिनल डिस्क से आगे बढ़कर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या फिर बाह्य भ्रूणीय मेसोडर्म से मिल जाती हैं। ओके, देखिए ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक। कुछ मेसोडर्म कोशिकाएं आद्य घुंडी या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव नोड, ठीक। कुछ मेसोडर्मी कोशिकाएं आद्य घुंडी या फिर प्रिमिटिव नोड जो है हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। कुछ मेसोडर्मी कोशिकाएं आद्य घुंडी या प्रिमिटिव नोड के आगे प्रीकॉर्डल प्लेट नाम का एक छोटा सा पिंड बनाती हैं। ओके, और अन्य मेसोडर्मी कोशिकाएं इस प्लेट के आगे एक नालवत नोटोकार्डल प्रोसेस बनाती हैं या फिर पृष्ठरज्जुक प्रवर्ध बनाती हैं। ओके, कुछ मेसोडर्मी कोशिकाएं आद्यरेखा के या प्रिमिटिव स्ट्रीक के पश्च सिरे पर भी एक काउडल इमिनेंस या फिर पुच्छीय पिंड बनाती हैं। ये जितने प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड शब्द आ रहे हैं, ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक। तो उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीरियल वाइज पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मेसोडर्मी कोशिकाएं आद्य रेखा या फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक के पश्च सिरे पर भी एक पुच्छीय पिंड या काउडल इमिनेंस बनाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आद्य रेखा समाप्त होने लगती है, ठीक। धीरे धीरे आद्य रेखा या प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वह समाप्त होने लगता है और पृष्ठरज्जुक प्रवर्ध या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं नोटोकार्डल प्रोसेस, ठीक, एक ठोस नोटोकार्ड में बदल जाता है। ओके, देखिए इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये नोटोकार्ड में बदल जाता है। ओके, धीरे धीरे आद्य रेखा समाप्त हो जाती हैं और पृष्ठरज्जुक प्रवर्ध या फिर नोटोकार्डल प्रोसेस जो होता है एक ठोस पृष्ठरज्जुक या नोटोकार्ड में बदल जाता है। ओके, एक्टोडर्म में आगे की ओर प्रीकॉर्डल प्लेट के निकट तथा पीछे की ओर आद्य रेखा के पीछे एक एक छिछले गर्त बन जाते हैं।
छिछले गर्त या गड्ढे बन जाते हैं। ओके, इन गर्तों की एक्टोडर्म नीचे स्थित एंडोडर्म से समेकित होकर आगे की ओर मुख ग्रासन कला या फिर बक्कल फेरेंजियल मेम्ब्रेन तथा पीछे की ओर अवस्कर कला या फिर क्लोकल मेम्ब्रेन बना लेती हैं। ओके, देखिए इस फिगर में ये है बक्कल फेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये है क्लोएकल मेम्ब्रेन। ओके, अवस्कर कला या क्लोएकल मेम्ब्रेन के बनते ही प्रिमिटिव यॉल्क सैक या पीत कोश की दीवार का एक खोखला प्रवर्ध संयोजी वृंत या फिर कनेक्टिव स्टाल्क में फैलने लगता है। ठीक, इस प्रोसेस को या इस प्रवर्ध को अपरा पोषिका अर्थात एलेंटॉइस कहते हैं। ओके, उसके बाद अब आते हैं अगली हेडिंग पर, गर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशनल प्लेसेंटा। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में माता के गर्भाशय या यूट्रस की दीवार में भ्रूण का रोपण प्राथमिक रसांकुरों या फिर प्राइमरी विली द्वारा ही होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, प्रत्येक प्राथमिक रसांकुर में सिंसाइट्रियल ट्रोफोब्लास्ट से ढका कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट का एक प्रवर्ध होता है। इसके बाद कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्ध में जरायुज अर्थात कोरियन की मेसोडर्मी कोशिकाएं घुस जाती हैं। अब इस रसांकुरों को द्वितीयक रसांकुर या सेकेंडरी विली कहते हैं। ओके, तीसरे सप्ताह के अंत तक मेसोडर्मी कोशिकाओं से रुधिर केशिकाएं या फिर ब्लड कैपिलरीज का विकास हो जाता है। अब इस रसांकुरों को तृतीय रसांकुर या फिर टर्शियरी विली कहते हैं। ओके, कोरियन का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। ओके, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो क्या पता चला कि हम आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म बताए हैं और कोरियन बताया ही नहीं है, तो सोचेंगे अरे सर तो कोरियन बताया नहीं है कि कोरियन किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म को ही कोरियन कहते हैं। ओके, कोरियन का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। ओके, तो देखिए कोरियन तथा संयोजक वृंत में भी ऐसे ही रुधिर केशिकाएं बन जाती हैं। कोरियन तथा संयोजक वृंत में भी ऐसे ही रुधिर केशिकाएं बन जाती हैं। बाद में इन केशिकाओं का भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से संबंध स्थापित हो जाता है। ओके, इस प्रकार आंवल या प्लेसेंटा का निर्माण पूरा हो जाता है। ठीक, संयोजक वृंत या फिर कनेक्टिव स्टाल्क संकरा होकर के नाभि रज्जु या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। ओके, आंवल या प्लेसेंटा से दो स्टेरॉयड हार्मोन्स इस्ट्रेडियोल एवं प्रोजेस्टेरॉन तथा दो प्रोटीन्स हार्मोन मानव कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HCG। ओके, एवं मानव आंवलीय सोमैटोमैमोट्रोपिन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HPS का स्रावण करती हैं। ओके, प्लेसेंटा जो होती हैं दो स्टेरॉयड हार्मोन इस्ट्रेडियोल एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती हैं और दो प्रोटीन हार्मोन्स ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन
या फिर HCG यौम ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमैमोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ओके, प्रारंभिक आंवल से या फिर प्रारंभिक प्लेसेंटा से कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन इतना अधिक स्रावित होता है कि गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद से ही इसकी काफ़ी मात्रा माता के मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। ओके, और इसी से गर्भाधान की जांच या प्रेगनेंसी की टेस्ट की जाती है। ओके, प्रारंभिक प्लेसेंटा से कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का इतना अधिक स्रावण होने लगता है कि गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद से ही इसकी काफ़ी मात्रा माता के मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है और इसी मूत्र में उपस्थित कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से ही प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। ओके, यह कार्पस लुटियम की वृद्धि और इसकी श्रावण क्रिया को प्रेरित करती है। इसी के प्रभाव से कार्पस लुटियम एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण करता रहता है। यही गर्भाशय के दीवार के संकुचन को रोककर गर्भ की सुरक्षा करता है। ओके, इसलिए गर्भधारण के बाद लगभग 6 सप्ताह तक कार्पस लुटियम का सक्रिय रहना आवश्यक होता है। यदि इस दौरान अंडाशय या ओवरी को काटकर हटा दें तो गर्भपात या एबॉर्शन हो जाता है। ओके, लगभग 6 सप्ताह के गर्भकाल के बाद प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन्स एवं प्रोजेस्टेरॉन्स की इतनी मात्रा स्रावित होने लगती है कि गर्भपात की आशंका समाप्त हो जाती है। अतः अब अंडाशयों या ओवरीज को काटकर हटा भी दिया जाए तो गर्भपात नहीं होता है। यद्यपि कार्पस लुटियम अब अनावश्यक हो जाता है, फिर भी यह शिशु जन्म के पहले तक बना रहता है और हार्मोन की थोड़ी थोड़ी मात्रा का स्रावण करता रहता है। आंवलीय सोमैटोमैमोट्रोपिन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HPS। ओके, जिससे पहले आंवलीय लैक्टोजन या फिर प्लेसेंटल लैक्टोजन कहा जाता था। ठीक, HCS हार्मोन्स को पहले आंवलीय लैक्टोजन या प्लेसेंटल लैक्टोजन कहा जाता था और यह माता के शरीर में पहुंचकर वृद्धि हार्मोन का काम करता है। यह दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। उसके बाद अब आते हैं 3 से 8वें सप्ताह की विकास प्रक्रिया। ओके, तो इसमें देखिए, भ्रूणीय विकास के 3 से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। ओके, इनमें प्रारंभिक अंकुरण स्तरों से सभी अंग तंत्रों के विकास के लिए आवश्यक ऊतकों का विभेदीकरण होकर विभिन्न तंत्रों की स्थापना हो जाती है। ओके, अब आगे है एक्टोडर्म से व्युत्पन्न रचना, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म। ओके, इसमें देखिए, 3 सप्ताह के अंतिम दिनों में नोटोकार्ड तथा प्रीकॉर्डल प्लेट के ऊपर की एक्टोडर्म मोटी होकर एक तंत्रिकीय प्लेट या फिर न्यूरल प्लेट में विभेदित हो जाती है। सप्ताह के समाप्त होते होते तंत्रिकीय प्लेट के पार्श्वीय किनारे उठकर मध्य रेखा में जुड़ जाते हैं, जिससे यह प्लेट एक तंत्रिकीय नाल या न्यूरल ट्यूब बन जाती है और समय समय या धीरे धीरे इस नाल के अग्रभाग से मस्तिष्क यानी ब्रेन का तथा शेष भाग से सुषुप्ना या फिर स्पाइनल कॉर्ड का विकास हो जाता है। ओके, और शेष बची एक्टोडर्म से धीरे धीरे परिधीय
तंत्रिका तंत्र, करणों यानी कान, नेत्रों यानी आँख तथा नासिका की संवेदी इपिथीलिया, उपचर्म, रोमों, नखों, त्वक ग्रंथियों, पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड, दांतों के इनेमल आदि का विकास होता है। ओके, उसके बाद फिर आते हैं अगली हेडिंग पर, मेसोडर्म से व्युत्पन्न रचनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म। ओके, प्रारंभ में मेसोडर्म मध्य रेखा के इधर उधर फैली कोशिकाओं की एक महीन परत के रूप में होती हैं। ओके, कौन? मेसोडर्म जो है, प्रारंभ में मेसोडर्म मध्य रेखा में इधर उधर फैली कोशिकाओं की एक महीन परत के रूप में होती हैं। प्रत्येक ओर की मेसोडर्मी परत 3 क्षेत्रों में विभेदित होती है। मध्य रेखा के निकट की पैरेक्सियल मेसोडर्म, मध्य में इंटरमीडिएट मेसोडर्म तथा पार्श्व की लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ओके, दोनों ओर की पैरेक्सियल मेसोडर्म छोटे छोटे जोड़ीदार खंडों में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें देह खंड या सोमाइट कहते हैं। चौथे सप्ताह के प्रारंभ में प्रत्येक देह खंड 3 भागों में विभेदित हो जाता है। ओके, पहला भाग है स्क्लेरोटोम और दूसरा भाग है मायोटोम तथा तीसरा भाग है डर्मेटोम। ओके, स्क्लेरोटोम्स की कोशिकाएं पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकार्ड तथा मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर एकत्रित होकर के कशेरुकाओं या वर्टिब्रेट का निर्माण करती हैं। मायोटोम्स की कोशिकाओं से पीठ की खंडीय पेशियों तथा डर्मेटोम से त्वचा का निर्माण होता है। दोनों ओर की मध्यवर्ती मेसोडर्म का मूत्रोजनन तंत्र के विभिन्न भागों की उत्पत्ति के लिए विभेदीकरण होता है और प्रत्येक ओर की पार्श्व प्लेट मेसोडर्म 2 परतों में बंट जाती है। एक्टोडर्म की ओर भित्तीय परत तथा एंडोडर्म की ओर अंतरांगीय परत। भित्तीय मेसोडर्म या फिर पैरिएटल मेसोडर्म एक्टोडर्म से मिलकर शरीर के अधर एवं पार्श्व भागों की त्वचा बनाती है और अंतरांगीय मेसोडर्म या फिर विसरल मेसोडर्म अंतरांगों के आवरण की बाहरी कला तथा एंडोडर्म से मिलकर आहार नाल की दीवार बनाती है। ओके, इसे याद रखना। संक्षेप या शॉर्टकट में बोले तो मेसोडर्म से सारे अवलंबन यानी सपोर्टिंग जैसे ऊतक, संयोजी ऊतक, उपास्थियाँ तथा अस्थियाँ, पेशियाँ, रुधिर कोशिकाएं, हृदय, रुधिर तथा लसिका वाहिनियों की दीवार, वृक्कों, जनदों तथा इनकी वाहिनियों, प्लीहा या स्प्लीन एवं अधिवृक्क ग्रंथियों के वल्कीय भाग की उत्पत्ति होती है। ओके, उसके बाद फिर आगे अगली हेडिंग आती है एंडोडर्म से व्युत्पन्न रचनाएं। ठीक, आइए इसमें देखते हैं। एंडोडर्म से मुख्य रूप से पाचन तंत्र के अंगों की उत्पत्ति होती है। आहार नाल की उत्पत्ति लंब अक्ष पर भ्रूण की वलन यानी फोल्डिंग पर भ्रूण के अग्र एवं पश्च भागों के कुंडल पर निर्भर करती है। इस वलन के कारण भ्रूण को पीतकोश से जोड़ने वाला चौड़ा भाग अत्यधिक संकरा तथा पीतनाल या विटेलिन डक्ट के रूप में रह जाता है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में ए है विटेलिन डक्ट। ओके, उसके बाद आते हैं तीसरे माह से जन्म तक का विकास। ओके, देखते हैं इसमें तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूणकाल या फॉइटल पीरियड कहते हैं। ओके,
इसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन और शरीर की वृद्धि होती है। तीसरे महीने में चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है। ओके। नेत्र पार्श्वों से अधर तल की ओर खिसक आते हैं तथा पाद यानी पैर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। हड्डियों के निर्माण केंद्र स्थापित हो जाते हैं। हड्डियों के निर्माण केंद्र स्थापित हो जाते हैं। बाह्य जननांग इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि भ्रूण के लिंग यानी सेक्स की पहचान की जा सकती है। 5वें तथा 6वें महीने में भ्रूण की लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है और यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा नवजात शिशु से आधा तथा भार में लगभग 500 ग्राम का हो जाता है। इसके बाद इसका भार काफ़ी बढ़ता है। इसकी त्वचा लाल हो जाती है। तंत्रिका तंत्र तथा श्वसन तंत्रों का पूरा विकास अभी तक नहीं होता, परंतु अन्य तंत्र पूर्ण विकसित और पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाते हैं। इसके बाद जन्म तक भ्रूण की आकृति सनय सनय या धीरे धीरे शिशु जैसी हो जाती है। जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या फिर 38 सप्ताह बाद होता है। ओके। अब आता है अगली हेडिंग रिलैक्सिन हार्मोन है। ओके। गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा प्लेसेंटा से इस हार्मोन का स्रावण होता है। इस हार्मोन का रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण जो होता है प्लेसेंटा और कार्पस लुटियम के द्वारा होता है गर्भावस्था में। ओके। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह गर्भावस्था में शिशु के बड़े होने के साथ साथ पेल्विक गिर्डल के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता जाता है और अंत में गर्भाशय के छिद्र को फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाता है। ओके। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण कार्पस लुटियम नाम की उसी पीली ग्रंथि से होता है जिसमें कि ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के बाद प्रत्येक ग्राफियन पुटिका की थीका इंटरना बदल जाती है। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन और कार्पस लुटियम का निर्माण एलएच के प्रभाव से होता है। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके। मासिक चक्र के प्रारंभ से लगभग 14 दिन बाद होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन प्रमुख होता है। यह गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से गर्भाशय की दीवार का भीतरी स्तर अर्थात एंडोमेट्रियम मोटा हो जाता है। इसमें रुधिर परिसंचरण बढ़ जाता है। इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय हो जाता है। दुग्ध ग्रंथियां बड़ी व सक्रिय हो जाती हैं। स्तन बड़े हो जाते हैं और दुग्ध का निर्माण होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। दुग्ध स्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध या मिल्क निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं या फिर कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो एंटीबॉडी युक्त होता है। यह नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है कि नवजात शिशु को आरंभिक काल में स्तनपान कराना आवश्यक होता है। ओके। माँ का जो शुरुआती दूध होता है उसे बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। वह दूध जो होता है वह एंटीबॉडी युक्त होता है जो नवजात शिशु में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। टेक केयर। गुड बाय।